मैनर की जागीर के संबंध में बिंदुवार ये जानना जरूरी है कि पहला बिंदु, मैनर जो था वो लॉर्ड का व्यक्तिगत भवन था। दूसरा, लॉर्ड द्वारा गांवों पर नियंत्रण का वो जरिया था और अपना मालिकाना हक बताने का भी ये जरिया हुआ करता था। मैनर की जागीर के संबंध में तीसरा बिंदु है, इस जागीर में बहुत से परिवार रहते थे, जैसा कि नक्शे से स्पष्ट है, जो बहुत से कामों से जुड़े हुए थे। चौथा बिंदु, प्रत्येक वस्तु जागीर में उपलब्ध थी, चाहे वो अनाज हो, लोहार हो, बढ़ई हो, राजमिस्त्री, मदिरा बनाने वाले, खेती करने वाले, सभी लोग उपलब्ध, सुरक्षा देने वाले। पांचवा बिंदु, जागीर में अलग अलग तरीके की भूमि थी और अलग अलग तरीके के भवन थे। अलग अलग तरीके की भूमि का तात्पर्य है राजा के खुद का महल जहाँ पर था, टीले पर, चरागाह, अरण्य भूमि जहाँ राजा शिकार करते थे, चर्च की भूमि, दुर्ग जिसे एक तरीके से किला कह सकते हैं, आदि आदि। और इसके बाद किसान की स्वयं की भूमि ना होकर के वह भूमि जो राजा की थी जिसमें कृषि होता था। मैनर की जागीर का अंतिम बिंदु है, आत्मनिर्भर नहीं थे। ये सबको समझने के बाद ऐसा न लगे, आप ऐसा ना समझें कि जागीर जो थी वह अपने तय पूरी तरह आत्मनिर्भर थी। नमक, आटा, चक्की, धातु के बर्तन ये सब बाहर से आते थे, क्योंकि इनका उत्पादन, निर्माण किले के अंदर, चार दीवारी के अंदर संभव नहीं था। मैनर की जागीर में मैनर जो है वो उपजाऊ जमीन होती थी। इसमें रहने वाले लोग मैनर की भूमि पर ही निर्वाह करते थे और यहाँ किसानों का जीवन बड़ा कष्टप्रद होता था, क्योंकि पूर्ण रूपेण अपने लॉर्ड की सेवा में ही लगे रहते थे, इसलिए शोषण बहुत होता था। और जो मैनर का मालिक था, यानी स्वामी यानी लॉर्ड, वह विलासिता का जीवन व्यतीत करता था। वर्ग श्रमिक बड़ा सादा जीवन और कई बार तो कष्टप्रद जीवन व्यतीत करते थे। छोटे छोटे झोपड़ियों में रहते थे, घास फूस के बिछौने में सोते थे, न्यूनतम ज़रूरतें इनकी होती थीं और अपनी ज़रूरतों को ये अपने स्वयं के प्रयासों से ही पूरा करते थे। इनका मकसद केवल यही होता था जीवन का कि अपने लॉर्ड की सेवा करना और उसकी एवज में जीवन यापन का न्यूनतम साधन जुटाना और लॉर्ड से सुरक्षा लेना, बस। आप समझ गए होंगे उस समय के समाज के एक बहुत बड़े तबके के बारे में, जिसे मैंने प्रारंभ में अभिजात वर्ग कहा। और आप ये भी समझ गए होंगे कि अभिजात वर्ग के मायने ये हैं जो मूल रूप से जमीन से जुड़ा हुआ वर्ग था। पादरी वर्ग या धर्म से जुड़ा हुआ वर्ग तो पहली श्रेणी में था, और ये दूसरा वर्ग था जो ज़्यादा प्रभावशाली था, अभिजात वर्ग। जमीन से जुड़े होने के कारण इनका जो दायरा था वो उन्हें ज़्यादा बलवती बना रहा था। इनके साथ रहने वाले वासल्स इन्हें वो ताकत देते थे जिसके आधार पर इस काल में हम सामंतों का बहुत प्रभाव देखते हैं और हम सामंती काल के रूप में इस काल को जान सकते हैं। यहाँ ये बताना गैर वाजिब नहीं होगा कि सामंती काल मध्यकाल का एक मध्यकाल की पहचान है। धीरे धीरे जब सामंती काल में सामंती व्यवस्था में पतन होना शुरू होता है तो आधुनिक काल की आहट शुरू होती है। सामंती काल मतलब हर दृष्टि से, सोच विचार के मामले में और हर दृष्टि से जकड़ वाला काल, जो पूर्व की परंपराओं से आगे नहीं देखता। और आधुनिक काल वो काल था जो तर्क पर, विज्ञान पर, वैज्ञानिक सोच पर विश्वास करता था।
हमारे जो अध्ययन का काल है 9वीं से 16वीं शताब्दी, इसके आखिरी 300 वर्षों में हम उस आधुनिक काल के आने की एक तरीके से आहट देखते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे इसके अध्ययन में तो हम पाएंगे कि कैसे सामंती काल में बदलाव आता है और ये बदलाव कैसे नए परिवर्तन लाता है। रही मैनर्स की बात, विलासितापूर्ण जीवन, और उसके खिलाफ मैनर में रहने वाले लोगों का जीवन अत्यंत ही सादा। कृषक वर्ग खेतों में अनाज उगाते थे, लोहार बढ़ई लॉर्ड या सामंत के हथियारों को बनाते थे, मकान बनाते थे, मकानों की मरम्मत करते थे, किले की मरम्मत करते थे, आदि आदि। और राजमिस्त्री भी थे। ये राजमिस्त्री इन किलों भवनों की मजबूती को सुनिश्चित करने के लिए रखा जाता था। अब एक नज़र एक नक्शे पर, आपकी पुस्तक में भी वो नक्शा है। ये नक्शा कोई स्टैंडर्ड नक्शा नहीं है, ये मैनर का नक्शा है, किसी एक मैनर का। और वो मैनर में आप देखेंगे कि विभिन्न तरह के भवन और क्षेत्रों को दर्शाया गया है। कुछ सार्वजनिक चरागाह हैं, इसके अलावा तालाब हैं, साथ में अन्य व्यवस्थाएं जैसे पानी के स्रोत हैं, रास्ते बने हुए हैं, मार्ग हैं, और साथ ही साथ घास के मैदान भी हैं, जंगल भी हैं। मैनर के अंदर जो भवन है टीले में बने हुए हैं, उसको भी यहाँ दिखाया गया है। गिरजा घर भी दिखाया गया है। कुल मिलाकर इस नक्शे से ये साबित करने का प्रयास है कि इतने बड़े क्षेत्र के लोग एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट में रहते थे। चाहे वो आर्थिक जीवन हो, आर्थिक पहलू हो जीवन का, चाहे राजनीतिक पहलू हो, या धार्मिक पहलू हो, या बहुत छोटे स्तर पर सामाजिक पहलू ही क्यों न हो, उसके अंदर रहने वाले लोगों के जीवन के इन सभी पहलुओं को हम मैनर के अंदर समझ सकते हैं। Welcome to Medieval Madness, where we try and shed some light on the dark ages of human history, because there are many fascinating things about the medieval times, aren't there? Life, well, simply was different back then, not only technologically. I mean, try and imagine living without cat videos, duck-face pictures, and Pokemon, but it was also different in the matter of social structures, the pursuit of professions, and of course, living conditions in general. Many differences can, for example, be seen between the mostly free population of cities and those who lived under the rule of a feudal lord in the country. But what was life in a medieval city like? Was it all about knights and kings, and was the common man but a mere tool of the nobles, as it is mostly portrayed in movies? Let's take a look. Side note, the contents of this video do not apply to every single medieval city, obviously. You won't be able to find two cities that share exactly the same characteristics, but it can be said that the features that are to be mentioned here could have generally been seen in many cities. We will focus on the average Central European city in the High Middle Ages and the Late Middle Ages. Now, where and how cities developed had many different origins. So-called mother cities slowly developed over many hundreds of years, for example in the vicinity of the Bishop's Sea. Other important landmarks, such as a castle or a monastery, could have caused a city to emerge in the surroundings as well. Whenever these landmarks were located near a river, ocean, or an already existing trade route, this increased the chances of urban development massively. Just think about playing Age of Empires or a comparable strategy game. You usually start your city close to the water, right? However, trade routes on land were rare during the early Middle Ages and in the beginnings of the High Middle Ages. In continental Europe, the only existing roads were leftovers from the Romans after all, and only in the following centuries a road system was developed. The reason for that? Well, it was mostly the trading between cities. Markets were the backbone of the medieval economy. They were of central importance for traveling merchants, artisans, and the townspeople who bought cloth, tools, and of course food, naturally.
Markets were mostly located in the vicinity of a church, either on a square or in the form of a market street, and even for farmers living in the country, a city's market was the opportunity to sell grain, animals, and stuff like that. At least, well, that part of their belongings which they weren't forced to hand over to their feudal lord. Townspeople and rural inhabitants usually disapproved of one another. Rural inhabitants were dumb, and townspeople were just arrogant. At least, that's what they thought of each other. The pretended arrogance was mostly caused by better education possibilities in the cities. Of course, it can't be compared to the public education system we have in industrial countries nowadays, but for trading it was very common for townspeople to have at least basic knowledge, like being able to read and do calculations, something that we take for granted nowadays. Most townspeople would be craftsmen like tailors, locksmiths, and tanners, or they would be merchants and buy goods from the craftsmen to sell them on the markets for profit. What kind of profession would you choose if you had to? Just leave a comment, let us know. What? What was that? No. See, Spencer. Dragon Slayer is not a No. This is not up for discussion. No, it's not. Fine. Be a Dragon Slayer. Do whatever, dude. Whatever. Okay. However, back to the serious stuff. Walking around the streets of a medieval town would be very different to us than walking through a city nowadays. It kind of stinks that we can't simply go back in time and experience it ourselves, but what would stink even more is probably the city itself. Feces and waste were mostly thrown into the streets or the rivers, and most of the townspeople only owned one or maybe two pieces of clothing. Well, clothing which they rarely washed, so in the end they stank too. As a result of the bad, let's call it waste management, rats were a constant plague. To fight them, it was not unusual for citizens to have several cats in the household, so you see, the internet's favorite animal was pretty popular back then too. But after all this, I don't want to give you the impression that the townspeople approved of the stinking roads and bad general state of public space. In fact, they constantly complained about it to the city's council, but it remained a lasting problem in most cities. Hygiene was of course a different topic for children of wealthy merchants or of noblemen. Also, their chances to enjoy a higher education than the common folk were enormously higher. The main source of education was provided by the churches and monasteries, in which it was possible to learn to read and write in Latin and have access to the church's libraries. Being rich sure made things easier, that doesn't seem to have changed. But it was not impossible for commoners to emerge and become wealthy too. However, being noble or wealthy merchant was extremely important in order to become a member of the city council. This council was a committee of townspeople who were elected in complicated procedures from among the townspeople, but, well, as it is still custom in politics today, it's easier to get in if you know the right people and have resources. The city council had many tasks like granting permits, observing tax collections, and they also constantly tried to take steps to gain more independence from the king or the religious leaders, like, for example, an archbishop, who had a great influence on the city's politics. To gain more independence sometimes even meant throwing a bishop out of the city and waging war against the feudal lords, or even the king himself. As you might imagine, well, some failed and others succeeded, and the outcome would change the city for the worse or the better. There's so much more interesting to tell about medieval cities. मैनर की ये जागीर उसकी संपत्ति होती थी, और इस संपत्ति के बल पर ये मैनर जो थे, ये विलासिता ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन जीते थे। 13वीं शताब्दी में 9वीं से 13वीं शताब्दी आते आते जब लड़ाइयाँ बहुत होने लगीं और ज़मीन की मांग, ज़मीन पर कब्जे का जोर बढ़ने लगा, तो दुर्गों की ज़रूरत पड़ती है, कई दुर्ग का निर्माण होता है, और उन दुर्गों में सैनिक तो रहते ही हैं, अब पूर्णकालिक सैनिक भी आके रहने लगे। अभी तक मैंने आपको बताया था कि कृषक लोग ही सैनिक बन जाते थे युद्ध की स्थिति में, लेकिन अब बढ़ती लड़ाइयाँ, बढ़ती सामंती व्यवस्था
उसने ये मजबूर कर दिया कि सामंत लोगों की अपनी स्वयं की एक सेना भी हो, सैनिक भी हों। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन मैनर्स में, इन जागीर में अब सैनिक भी रहने लगे। इंग्लैंड में नॉर्मन विजय में दुर्गों की विशेष जानकारी नहीं है। दुर्गों का जो विकास, नॉर्मन के बारे में मैंने आपको चर्चा की थी 7वीं 8वीं सदी में, और हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड में ऐसे दुर्ग कम देखेगा। दुर्गों का विकास जो वास्तव में हुआ वो सामंती प्रथा के अधीन राजनीतिक प्रशासन और सैनिक शक्ति के रूप में हुआ। दुर्ग बनाकर ये सामंत अपनी ताकत दिखाना पड़ता था। दुर्गों की मजबूती, दुर्गों की विशालता सामंतों की ताकत को साबित करता था, और इसीलिए ये दुर्ग जो थे वे 13वीं शताब्दी आते आते एक तरीके से प्रशासन का केंद्र बन गए, एक तरीके से सैनिक शक्ति का केंद्र बन गए। एक और मैंने बात की है कि ये जो क्षेत्र थे या जागीर होता था, जहाँ मैनर रहता था, वो सेल्फ सफिशिएंट था। सभी तरह की ज़रूरतें वहाँ पूरी हो जाती थी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका उत्पादन या जिसकी ज़रूरतों को जागीर के किले की चार दीवारी के अंदर रहते हुए पूरा नहीं किया जा सकता, और इन चीज़ों के लिए बाहर से संबंध रखना ज़रूरी था। किलों के बाहर, दुर्ग के बाहर या जागीर के बाहर, और वे चीज़ें हुआ करती थी सामान्यतया नमक, धातु से बने बर्तन। यद्यपि अंदर लोहार तो थे, पर इतने पारंगत नहीं थे कि वे अच्छे बर्तन बना सकें। ऐसे ही वाद्य यंत्र, आभूषण, चक्की और अन्य कीमती वस्तुएं। यहाँ ये बताना उचित होगा कि उस काल के सामंतों में वाद्य यंत्र, आभूषण को लेकर काफ़ी खींचतान होती थी। एक से एक वाद्य यंत्र, एक से एक कीमत के वाद्य यंत्र, और उसके साथ ही आभूषणों का शौक उन्हें बारंबार विवश करता था कि वे अपने जागीर के बाहर झांकें। और इस प्रकार जितने मैनर थे, जितने जागीर थीं, जितने सामंत लोग थे, उनके पास हम बहुत सारे वाद्य यंत्रों का संकलन और आभूषण पाते हैं। तो उस हद तक हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र थे वो उस हद तक आत्मनिर्भर नहीं थे, और कुछ सीमा तक उन्हें बाहर की दुनिया की ओर झांकना पड़ता था। इस किले के अंदर अभिजात वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, जो रहते थे लोग, उनमें 13वीं शताब्दी आते आते एक नया वर्ग जुड़ा था, सैनिकों का। उससे पूर्व तो किसान ही सैनिक थे, जरूरत पड़ने पर वो सैनिक की भूमिका भी निभाते थे। पर समय के साथ साथ सेना की महत्ता बढ़ती है, सेना की शक्ति पर, उनके प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है, और इस प्रकार अंदर रहने वालों में अब सैनिकों की संख्या भी काफ़ी हो जाती है। इसके अलावा एक बदलाव और आता है। वह बदलाव इस रूप में कि सैनिकों के साथ साथ अब घुड़सवार भी आ जाते हैं। घोड़ों की बढ़ती ज़रूरत ने घुड़सवारों की बढ़ती ज़रूरतों को बढ़ा दिया। अरब विश्व जो है, जहाँ इस्लाम का जोर बढ़ रहा था, वहाँ अरबियन घोड़े, उन्होंने इस बात की महत्ता को साबित किया था कि सैन्य दृष्टि से घोड़े बड़े अच्छे होते हैं। सामंती व्यवस्था में, या कहना चाहिए बल्कि तत्कालीन समाज में, एक नए वर्ग का उदय इसके साथ होता है, और वह वर्ग कहलाता है नाइट। स्पेलिंग देखिए, KNIGHT, के साइलेंट है। इन्हें नाइट कहा जाता था। 9वीं सदी से जब युद्ध बढ़ने लगे, स्थानीय युद्ध होने लगे, बड़ी बड़ी सीमाओं के लिए नहीं बल्कि अपने अपने क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए जब युद्ध होने लगे,
तो बार बार ये महसूस किया जाने लगा कि ये कृषक कम सैनिक अब इसके लिए पर्याप्त नहीं है। कृषक कम सैनिक का मतलब है किसान जो बाद में कभी कभी सैनिक भी बने, वे अब पर्याप्त नहीं रहे सुरक्षा की दृष्टि से। जागीर की सुरक्षा के लिए अब ज़्यादा दक्ष, ज़्यादा कुशल सैनिकों की जरूरत पड़ने लगी। तो सैनिक आए, पूर्णकालिक सैनिक की नियुक्ति हुई, कुशल सैनिकों की जरूरत पड़ी और इस प्रकार एक श्रेणी आती। इसके बाद अब घोड़ों, अश्वारोहियों की जरूरत पड़ती है। कुशल अश्वारोहियों की जरूरत पड़ी और इस अभाव में एक नए वर्ग को बढ़ावा मिला। जब अश्वारोही नहीं थे तो उनकी ज़रूरत को देखते हुए समाज के तबके के कुछ लोगों ने अश्वारोहण में पारंगत हासिल करके एक नए वर्ग को जन्म दिया जिसे नाइट्स कहा जाता है। लॉर्ड राजाओं से जिस प्रकार संबंध रखते थे, वैसे ही नाइट्स लॉर्ड से संबंध रखने लगे। तो इस प्रकार सबसे ऊपर राजा, उसके बाद लॉर्ड्स, उसके बाद नाइट्स। जहाँ तक सैनिक दृष्टि से हम समाज को देखें तो नाइटों को कैसे रखा जाता था, कैसे पाला जाता था? उन्हें जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था हर नाइट को, जिसे फीफ कहा जाता है, FIEF, फीफ। ये जो टुकड़े होते थे सामान्यतः एकड़ों में होते थे। कई बार ये 1000, 2000 एकड़ भी हो सकते थे, जिसमें नाइटों का परिवार अपना जीवन यापन करता था। सामंती मैरन जो होते थे, वे जागीर की तरह नाइट की भूमि या फीफ की भूमि को कृषक द्वारा जुतवाते थे। इसके बदले वे नाइट को उसकी देखभाल करते थे और नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित राशि देता था। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कैसे इस व्यवस्था में सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, सहयोगात्मक दृष्टि से जुड़े हुए थे और इन सब के जोड़ के पीछे सुरक्षा का मुद्दा था। युद्ध में ये नाइट जो थे, ये इन लॉर्ड की तरफ से लड़ने का एक तरीके से वचन दे देता था। ये नाइट्स यहीं पर नहीं रुकते थे। नाइट्स में भी बहुत कई श्रेणियां थी कौशल के आधार पे। अपनी सैनिक कौशलता को बढ़ाने के लिए ये नाइट्स प्रतिदिन युद्ध और घेराबंदी, इसकी रण कौशलता का सतत रूप से अभ्यास करते थे। और इस प्रकार नाइट्स में भी एक तरीके से वर्गीकरण देखा गया, ज़्यादा कुशल और ज़्यादा कुशल। और उसके पीछे सच्चाई ये थी कि ये नाइट्स अपने को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सैनिक कुशलता में पारंगतता को बढ़ाए रखने के लिए सतत रूप से युद्धाभ्यास करते थे, सतत रूप से घेराबंदी आदि का अभ्यास करते थे। ये नाइट जो थे वो अपनी सेवाएं किसको देते थे? लॉर्ड्स को। और इसलिए ये कहना गैर वाजिब नहीं होगा कि ये लोग लॉर्ड के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थे, लॉर्ड के प्रति एक तरीके से समर्पित थे। 12वीं सदी आते आते तो नाइट्स की ताकत को लेकर लोग गीत लिखने लगे, कहानियां लिखने लगे और नाइट्स के बढ़ते प्रभाव के परिणाम स्वरूप लॉर्ड्स का भी प्रभाव बढ़ता है। और इसी काल में हम देखते हैं कि गायक और संगीत प्रेमी, इन लोगों ने ऐसे लॉर्ड्स और नाइट्स पर काफ़ी सारे गीत लिखे और घूम घूम कर पूरे यूरोप में सुनाते थे, फ्रांस में सुनाते थे। तो एक नई परंपरा
की शुरुआत होती है नाइट और लॉर्ड के गुणगान को लेते हुए। इन गीतों में तो वीर और साहसी नाइट्स और राजाओं की वीरता की गाथा रहती थी, और इसमें कोई दो मत नहीं कि इन गाथाओं में बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक रहती थी, बहुत सारी बातें अंशतः ऐतिहासिक हुआ करती थी। और उस समय पढ़े लिखे लोग तो वैसे भी कम थे, लेकिन घुमक्कड़ चारणों की कमी नहीं थी। इसी बात को यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में भाट हुआ करते थे, जो इन सामंतों भारत के जमींदारों के पक्ष में गाना गाते, कविताएं लिखते थे और फिर इसे संगीतमय भाषा में, संगीतमय रूप में गाया भी जाता था। तो कहने का उद्देश्य ये है कि भारत की व्यवस्था भी एक काल में और कुछ खास क्षेत्रों में वैसी ही थी जहां पर जमींदारी प्रथा लागू हुई। लेकिन हमारे यहाँ की जमींदारी प्रथा में जहां एक सर्वोच्च सत्ता थी, अंग्रेजों का शासन था, और इसलिए वो सार्वभौमिक नहीं थे, संप्रभुत्व संपन्न नहीं थे। यहाँ पर फ्रांस में तत्कालीन समाज में लॉर्ड्स और नाइट्स काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे, और उनकी शक्ति को लेकर, उनके युद्धाभ्यास, उनके कौशल को लेकर बार्ड, जिन्हें हम कहते हैं अंग्रेजी में बार्ड, जो एक जगह से एक दूसरी जगह जाते हुए गायन करते हुए जाते हैं और गुणगान करते हुए इन नाइट्स के बारे में, इन लॉर्ड्स के बारे में कविताएं पढ़ते हैं। और चूंकि पढ़े लिखे लोग कम थे तो काल्पनिक बातें भी इसमें बहुत सी डाली जाती थी। मैनर का जो भवन होता था, मैनर के भवन के मुख्य कमरे के ऊपर एक छज्जा होता था। इस छज्जे पर मैनर अपना भोजन खाने के लिए इकट्ठे होते थे, और भोजन करते समय वहीं पर ये संगीतज्ञ बैठ जाते थे, जो ऐसे गीतों को गाते थे जिसमें इन मैनर्स का गुणगान हो। और ऐसा करते हुए ये लोग इन मैनर्स का गौरव बढ़ाते थे, उनको गौरवान्वित करते थे, और साथ ही साथ ऐसा करते हुए ये लोग, ये जो अभिजात वर्ग है जमीन से जुड़ा हुआ, उनका मनोरंजन भी करते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे जमीन से जुड़े हुए लोग कितने शक्तिशाली थे, और इनकी शक्ति के पीछे या इनकी शक्ति के साथ समाज के कई अन्य तबके के लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो कृषक हों, चाहे वे सैनिक हों, उसके बाद घुड़सवार हों, नाइट्स हों, आदि आदि। समाज के विभाजन की बात करें तो एक तरीके से हम उसे एक चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं। पहला वर्ग पादरी, दूसरा वर्ग अभिजात वर्ग, तीसरा कृषक वर्ग। पादरी वर्ग, जो उसका पहला बिंदु ईसाई समाज का मार्गदर्शक, दूसरा बिंदु धर्म उपदेश, तीसरा बिंदु चर्च, चौथा बिंदु इस संबंध में भिक्षु और उससे जुड़े हुए मठ, जहां निश्चित नियमों के पालन की आवश्यकता थी, पांचवा धार्मिक समुदायों में रहना, और छठवां आम आदमी को दूर के मठों में निवास करने के लिए छोड़ना। अभिजात वर्ग की बात करें तो उसका पहला बिंदु है अपनी संपदा पर स्थायी नियंत्रण। स्थायी नियंत्रण के मायने क्या? वंशगत, वंशानुगत। दूसरा सैन्य क्षमता, तीसरा न्यायालय, न्यायालय लगाने का अधिकार, चौथा इनकी अपनी मुद्रा होती थी, और पांचवा नाइट्स, जिसे अश्वारोही भी हम कह सकते हैं। कृषक वर्ग की बात करें तो दो तरीके के कृषक थे, एक तो स्वतंत्र किसान और दूसरा कृषि दास
या जिसे सर्फ मैंने कहा है। स्वतंत्र किसानों से तात्पर्य है जो अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे, और दास वे थे जो लॉर्ड के भूखंडों पर कार्य करते थे और पूरी तरह से उनको समर्पित रहते थे, पूरी सेवा देते थे।